हेलो एवरीवन, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, दिस लेक्चर इज पार्ट ऑफ द सीरीज जहां पर हम कंप्लीटली आईआईएफएस को डिस्कस कर रहे हैं। और इस सेशन में हम मॉड्यूल सी का चैप्टर 20 दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, सो वी आर गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर जहाँ पर ये चैप्टर अगर आप बुक में से पढ़ो तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, कई सारे फैक्ट्स उसमें दिए हुए हैं, उन सभी को याद रखना एक सीक्वेंस में जब आप पढ़ते हो, देन ओनली यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो वही चीज़ हमने इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश की है। यू कैन लेट अस नो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा आफ्टर यू हैव सीन द लेक्चर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, राइट। तो वो आप कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत से सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं उन्हें एक सीक्वेंस में अच्छे से लगाकर, ताकि आप रिवाइज कर सको। इवन पीपीटी के पीडीएफ देखकर आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद आ जाए, एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पीपीटी में आपको दिए हुए, ये चीज़ हमने की है। तो इस चीज़ का फ़ायदा कई लोगों ने उठाया है और उन्होंने अपने कमेंट्स ड्रॉप किए हैं। भावेंद्र, नागार्जुन, विकास, पवन, प्रवीण, विष्णु, सुमनजीत, श्री कृष्णा, जय, सागर, दलीप, हिमांशी, अनु, राजेश, कैबल, इन सभी ने, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी को इसका फ़ायदा हुआ है इन सेशंस का। सो यू कैन कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो हमें कि आपको कैसा लग रहा है। यू कैन ऑल्सो कमेंट द आंसर्स, जो क्वेश्चन हम एट द एंड देखेंगे। कौन से क्वेश्चन देखेंगे? जैसे चैप्टर 20 है, इसमें से अगर हम मई 2023 का एग्ज़ाम देख लें तो उसमें लगभग 3 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन 3 क्वेश्चंस को मैं डिस्प्ले करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। यू हैव टू पॉज द वीडियो और उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। ओके, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और फेजेस एंड प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये सब मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 20 है। सो विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट। तो यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली इसके क्या क्या फेजेस हैं ऑफ डेवलपमेंट इन द इंडियन सिनेरियो। साथ के साथ प्रेजेंट स्टेटस जो बैंकिंग सेक्टर का है, क्योंकि मेनली हमारा जो मेन मतलब है वो बैंकिंग सेक्टर से है, तो उसमें क्या प्रेजेंट स्टेटस है वो हम देखेंगे। और ये चैप्टर का जो एंड है वो एक तरीके से ट्रांजिशन है फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम टू द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर का है, तो एक ट्रांजिशन है। यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक्स आ जाते हैं, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाते हैं, पेंशन फंड्स भी आ जाते हैं, तो ये सारा कुछ है और भी है। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं, इवन नॉन बैंक्स आ जाते हैं। इसमें से बैंक्स हमारा फोकस एरिया है। तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू लेके हम बैंक्स का डिस्कशन करने लगेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। सो दिस इज चैप्टर नंबर 20। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। सबसे पहली बात ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है वो समझना। तो व्हाट इज द सॉरी मेन एम ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, वो है कैपिटल, यानी कि मनी को एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर होने में हेल्प करना, मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ाना, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बाय मेकिंग कैपिटल अवेलेबल, राइट। तो कैपिटल अवेलेबिलिटी होने का मतलब है जिसके पास भी सेविंग्स है, उसके पास से जो मनी है वो रिक्वायरमेंट जिसको है, जिसको इन्वेस्ट करना है या फिर जिसको लोन चाहिए, उस तक पहुंचाना, राइट। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम समझ लेते हैं, और इसके साथ में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भी हम समझेंगे, उसके टाइप्स भी देखेंगे। तो लेट्स से एक रिच पर्सन है, इससे इनके पास सेविंग्स है, और ये इन सेविंग्स को, मनी को जो है, पैसे को देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो सामने एक व्यक्ति है जिनकी बिजनेस वो शुरू कर रहे हैं, दैट इज वे दे नीड दिस मनी। तो वो मांगते हैं, तो सामने उन्हें उन्हें ये लोन मिल जाता है। ठीक है, और ये लोन तभी मिलेगा जब ये इन्हें जानते होंगे, ये इन्हें जानते होंगे, राइट। और ये चीज़ें, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये एक तरीके से इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है। इनफॉर्मल क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ पर कोई इंटरमीडियरी नहीं है। अब देख रहे हो बीच में कोई है क्या? नहीं है। बट अगर ये जो व्यक्ति है ये अपने पैसे, जो भी इनके पास पैसे वो बैंक में रख देते हैं, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं कि कौन पैसे ले रहा है, बट बैंक में रख दे रहे हैं। अब ये बैंक ये पैसे दे रहा है टू द पर्सन हु नीड्स लोन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पर एक इंटरमीडियरी आ गया। अभी इंटरमीडियरी के आने के वजह से और क्या क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है, यहाँ पे जो गारंटीज हैं वो भी बढ़ जाते हैं,
है ना। गारंटीज बढ़ने का मतलब क्या है कि इन ये जो है पैसे वापस देंगे ही देंगे, और इनको इन्होंने जो भी डिपॉजिट किए हैं उसके पैसे और उसका फायदा होगा ही होगा, राइट। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इस वजह से फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेटर माना जाता है और उसे फॉलो किया जाता है। तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। लैक ऑफ रेगुलेशंस, यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि लेट्स से इन्हें पैसे वसूलने हैं तो ये किसी तरह से कर सकते हैं। लेट्स से इन्हें पैसे वापस नहीं करने हैं तो ये पैसे वापस नहीं करेंगे, गायब हो जाएंगे। तो देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्वियसली लॉस हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस जब होते हैं, आरबीआई के द्वारा सुपरविजन होती है, तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। वो सुपरविजन कब होगी? जब ये प्रोसेस बैंक के थ्रू होगा। ओके, बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है बैंक को, फिर इसको बैंक अपना कमीशन लेता है, इसका जो है फीस लगता है, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती है इसमें। प्रोसीजर जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, किसी तरीके से प्रोसीजर स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ट्रांसपेरेंट ज़रूर है, ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पैसे इस तरीके से दिए गए एंड सामने लोन का इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट रेट्स कम है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो हो रहा है वो थोड़ा कम है। बट जो ये चीज़ जो है डिफ़ॉल्ट रेट यहाँ भी होता है, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मल सिस्टम है वहाँ पर भी होता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है यहाँ पर? मनी लेंडर्स हो गए, फर्म्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल चिट फंड, वो भी एग्जांपल है फॉर द इनफॉर्मल सिस्टम। अब फॉर्मल सिस्टम में क्या क्या इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं और ये इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय हुम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर होते हैं बैंक, नॉन बैंक, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन से आरबीआई, आरडीआई, सेबी। इंटरमीडियरी एसबीआई, पीएनबी हो गए। नॉन इंटरमीडियरी फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट कस्टमर्स, नाबार्ड, सिडबी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, ये और भी कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो गए? यहाँ पर लोन्स हो गए, यहाँ आपके जो शेयर्स हैं, राइट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब। मार्केट्स क्या है? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, जो नाम मैंने लिए वो। ठीक है, इनको और आगे सी ए मॉड्यूल सी एंड डी में और भी क्लियरली हम एक एक टर्म को अच्छे से देखेंगे। सो यहाँ पर हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये एसेट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक का अगर हम बात करें, और लायबिलिटी हो सकता है। बैंक अगर किसी से कुछ पैसे ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो बैंक को उन्हें सामने इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब ये बैंक किसी को लोन में पैसे दे रहा है, तो बैंक को यहाँ पे लोन पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या होगा? ये एक लायबिलिटी होगा, ये एक एसेट होगा। इसी वजह से लोन्स एंड एडवांसेस आर एसेट्स, डिपॉजिट्स आर एक्चुअली लायबिलिटी। इन्वेस्ट अगर बैंक कर रहा है, प्लेसमेंट डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोज आर ऑल एसेट्स। इसी तरीके से मनी रेमिटेंस के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड के लिए जो मनी जा रहा है, वो सारे लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट पर बैंक को पैसे देने होते हैं, दोज आर लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, बैंक की नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम के जो पार्ट्स है, जहाँ पर हमने देखा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, रेगुलेटर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब, ये एक्चुअली फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? एसेट प्रोडक्ट्स हो गए, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। क्या बैंक सिर्फ इन्हीं से डील करते हैं? दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज ना, तो उन्हें भी हमें इंक्लूड करना होगा। फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज हो गए, बैंक ट्रांजैक्शंस जो होते हैं यूपीआई वगैरह, उनमें भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी लाने में, राइट। दैट इज द थिंग। फाइनेंशियल मार्केट से यहाँ पे मनी मार्केट, फॉरेक्स, कैपिटल एंड इंश्योरेंस मार्केट, राइट। वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज बहुत ही डिटेल में आगे के सेशंस में। तो फाइनेंशियल सिस्टम हमने देख लिया, और टाइप्स ऑफ जो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है वो हमने देख लिए। अब हम फेजेस देख रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। 4 फेजेस है मेनली। द फर्स्ट फेज इज 1947 से पहले। फर्स्ट बैंक इंडिया में क्या एस्टैब्लिश हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में आई थी 1906 में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो आप देख रहे हो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले भी फाइनेंशियल सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, एंड उसके बारे में मोर डिटेल में देखेंगे। दैट इज द फर्स्ट फेज। तो 1947 ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है?
इंडिपेंडेंस मिला था। अब 1947 से 1991 तक फेज 2 है। 1991 इंपॉर्टेंट क्यों है? हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे और ये रिफॉर्म्स एक्चुअली इंडिया को और भी ज़्यादा कंट्री से जोड़ने में काम आता है। ये फेज था जब इंडिया बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस यहाँ पर था सभी फील्ड्स में, और वन ऑफ द फील्ड्स फॉर फाइनेंशियल सिस्टम, इस पे भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और ये इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट दिखा रही थी बाय नेशनलाइजिंग। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज किया गया। ऑल्सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया इसी फेज में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो हम जानते हैं, डेवलपमेंट यानी कि मेनली लॉन्ग टर्म लोन्स देने वाले। तो लॉन्ग टर्म लोन्स जनरली बैंक्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो लेट्स से 10 ईयर्स 25 ईयर्स के बाद आपको मिल रहा है, और इस पर जो रिटर्न मिलेगा वो पैसे भी बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं होता है। तो दैट इज़ नॉट इंसेंटिवाइजिंग द बैंक्स। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ है कि जो भी लॉन्ग टर्म लोन है उस पर रिस्क काफ़ी हाई है। रिस्क हाई होने का मतलब है कि इसमें लेट से वो प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है। बीच में रुकने के वजह से, बीच में रुकने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया तो वो बीच में रुक गया। तो इसके वजह से होता ये है कि ये जो पैसे वो पूरे डूब जाते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ वे लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं देते। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स एक्चुअली दे, राइट, लॉन्ग टर्म लोन्स दे। और स्पेसिफिकली उनका काम ही वही होगा कि लॉन्ग टर्म लोन्स मेनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो प्रोवाइड करें। ठीक है, वो प्रिपेयर करके रहते हैं कि अरे लॉस हो सकता है। 1991 से 2010 का जो समय था ये थर्ड फेज में आता है। क्यों? 2010 जो है 2007-8 के बाद जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद का समय है, और 2010 तक थोड़ा थोड़ा उसका असर जो है इंडिया पे होने लगा था। तो 1991 में एक्चुअली ये जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे वो ये दोनों माइलस्टोन्स है। इनके बीच में जो हुआ दैट इज इम्पोर्टेंट। मेनली दिस वाज द पोस्ट रिफॉर्म टाइम। रिफॉर्म कब हुआ था? 91 में। और पोस्ट रिफॉर्म नरसिम्हन कमेटी को बैठाया गया था कि भाई ये इस तरह के जो क्राइसिस हुआ था ना इंडिया में, कि हमारा जो बैलेंस था ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो काफ़ी कम हो गया था। हमारे पास इतने फॉरेन एक्सचेंज मनी बच गई थी कि ओनली 2 to 3 वीक्स का ऑयल हम खरीद सकें, राइट, इंडिया के, पूरे इंडिया के पास। तो दैट वाज अ क्राइसिस सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन आगे ना हो इस चीज़ से रिलेटेड नरसिम्हन कमेटी को बिठाया गया। दो कमिटीज़ बनी थी, 1991 में एक, 98 में दूसरा। फोर्थ यहाँ पर फेज है 2010 के बाद, किस तरीके से हमने चीज़ों को हैंडल किया वो सब। और ये फेज है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 2007-8 में आता है, इसके बाद का समय। ठीक है, फर्दर रिफॉर्म्स क्या हुए। अब हम फेज 1 देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का, प्रायर टू 1947। तो मेनली इस फेज में आप देखोगे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश तो होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर किनका बोलबाला है? कंप्लीटली मनी लेंडर्स का। मेनली मनी लेंडर्स आर द किंग इन दिस टाइम, यानी कि इनफॉर्मल सिस्टम। पहले के ज़माने में लोग पैसे कहाँ से? बैंक से लेते थे? नहीं, मनी लेंडर से पैसे उधार में लेकर अपने काम करते थे। बैंक्स एमर्ज जरूर हुए थे, देख लेते कौन कौन से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 कलकत्ता में सबसे पहला बैंक था इंडिया का। जनरल बैंक ऑफ इंडिया आप देख रहे हो 1786 में एस्टैब्लिश होकर 91 में ख़त्म। और कमर्शियल बैंक 81 में एस्टैब्लिश होकर 58 में खत्म हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये बैंक्स बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वायबल नहीं होने की वजह से। इस वजह से देयर वाज रिक्वायरमेंट की थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए इन बैंक्स को, और वो सपोर्ट दिया जा रहा था बाय मर्जिंग, ये सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उनके 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। वन वाज कैलकाटा, मद्रास एंड देन बॉम्बे। तीनों जगह पर बैंक एस्टैब्लिश किया इन्होंने। तीनों बैंक्स आप देख रहे हो अलग अलग टाइम पे 1806, 43, 63 पे एस्टैब्लिश किया, और तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करते हैं। अभी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाकर एक्चुअली एसबीआई बनता है। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कब होता है? 1955 में। ऑल्सो पंजाब नेशनल बैंक को एस्टैब्लिश किया जाता है 1874 में, एंड आगे जाकर पंजाब नेशनल बैंक जो है वो भी नेशनलाइज हो जाता है 1969 में। ठीक है, नेशनलाइज होने का मतलब क्या है? कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर आ जाना।
थर्ड थिंग इज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है जहां पर एक स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश किया जाता है इन इंडिया, दैट इज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज विच इज कॉल्ड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई 1875 में। दैट इज अ वेरी बिग थिंग स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर एज वी नो सारे सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो है बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करने का एक तरीके का मार्केट है। ये कई सारे इंडिसेस भी ये फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जांपल बीएसई सेंसेक्स, इसमें आपको टॉप 100 कंपनीज दिखेंगे जिनके स्टॉक्स बहुत अच्छा जो है जा रहे हैं। देन आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि बैंक जो है फेल हो रहे बार बार, तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कर तो रहा था लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट की ज़रूरत है, वो रेगुलेटरी बॉडी को एस्टैब्लिश करके होगा। तो एक प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम, हिल्टन यंग कमिटी। तो ये फॉरेन ऑब्वियसली 1935 ब्रिटिश रूल, तो हिल्टन यंग कमिटी 1935 में बनती है और इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि ऐसे जो है इस बैंक को एस्टैब्लिश करो, तो आरबीआई को 1935 में लाया जाता है। 1934 में आरबीआई का एक्ट एक्चुअली आता है। फाइनली जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एक्ट है इंडिया में 1973 में, उसे लाया जाता है। और इस एक्ट का बैकग्राउंड 1939 में जो एक कुछ रूल्स आते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। क्यों? वर्ल्ड वॉर टू के समय में जो भी फॉरेन कंट्रीज से मनी आ रहा है ये सबको रेगुलेट करने के लिए। वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ? 39 से 45 के बीच में, 1939 से 45। तो आगे जाकर ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो सारे आप देखोगे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में। आगे हम डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में अबाउट दिस एक्ट ऑल्सो। इसको आगे जाकर थोड़ा सा चेंज किया जाता है और इंडिया के फेवर में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया जाता है 1999 में। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट और रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे इसमें थे, दोज वर द थिंग्स। और फीमा में चेंजेस लाते, क्या चेंजेस क्या हुआ सर, दैट वी विल डिस्कस फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तब। ओके, तो यहाँ पर एसेंशियली क्या है, फाइनल वर्डिक्ट है कि मनी लेंडर्स का रूल है। सेकेंड फेज में क्या होता है, 1947 से 1991 के बीच का समय है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंस मिल चुका है इंडिया को, और ये फेज एंड होता है जब इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आती है। यहाँ सबसे पहली चीज इंडिया डिसाइड करती है कि हम एक प्लान्ड इकोनॉमी बनेंगे। तो द टर्म प्लान्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? क्योंकि हम 5 ईयर प्लान्स लेकर आते हैं। सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब आता है? 1951 में। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग कमीशन को हम बनाते हैं, और ये कमीशन 1950 में एस्टैब्लिश होती है। आज के डेट में ये कमीशन है क्या? नहीं, नीति आयोग है इसके बदले। नीति आयोग कब आई थी? नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। इजंट इट? तो दिस इज द थिंग जहाँ पर हम प्लान्ड इकोनॉमी बनाने से रिलेटेड काम करते हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये चीज़ लिख रखी है, इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ हम करेंगे फर्स्ट 5 प्लान 1951 में। राइट, आगे द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस फेज इज नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद ही प्राइवेट बैंक था, तो इसे 1948 में नेशनलाइज कर दिया जाता है। नेशनलाइज करने का मतलब है कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल में, सारा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ले लेती है। 1955 में एसबीआई के साथ होता है। तो इंपेरियल बैंक आपने देखा था, तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट बिकम्स द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा कई बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है। जो भी बैंक 50 करोड़ से ज़्यादा जिनका डिपॉजिट था उन्हें 1969 में, एंड 200 करोड़ से ज़्यादा जिनका डिपॉजिट है उन्हें 1980 में जो है नेशनलाइज कर दिया जाता है। फिफ्थ, ये जो 1969 में बैंक्स है, देर आर 14 बैंक्स जिन्हें नेशनलाइज किया जाता है। 1980 में ओनली 6। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा बैंक नेशनलाइज किया गया है, एंड एक्चुअली पूछा गया है कि 1969 में इनमें से कौन सा बैंक नेशनलाइज नहीं किया गया। क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कैसे आंसर कर सकते हो, सर ये सारे जो 14 + 6 20 बैंक्स याद रखने हैं। हो सकता है तो कर लो, बट यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। दैट इज़ वाई वी विल ओनली रिमेंबर द 6 बैंक्स: आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 6 बैंक्स एटलीस्ट अगर आपको याद है तो आपको याद रखें 1980 में ये जो है नेशनलाइज किया गया था, 1969 में ये बाकी सारे किए गए। ओके, LIC का एस्टेब्लिशमेंट अगेन 1955 में SBI, 56 में LIC को बनाने में क्या हुआ था, अराउंड 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज किया गया, एंड LIC एज अ नेशनल जो है लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक कॉरपोरेशन नेशनलाइज किया गया।
ठीक है, नेशनलाइज यानी कि गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल था। ये तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि लेट्स से हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हम बाइक इंश्योरेंस भी लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। तो इससे रिलेटेड कॉरपोरेशन को 1972 में एस्टैब्लिश किया गया। और ये जो 1972 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश किया गया, इसको भी 55 प्राइवेट एंड 4 पब्लिक सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें मर्ज करके किया गया। अब आगे हम बढ़ रहे हैं और भी कुछ बैंक रिफॉर्म्स यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पर मेन रोल आरबीआई प्ले करती है कुछ इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करके अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आईडीबीआई को एस्टैब्लिश किया जाता है 1964 में बाय आरबीआई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्जिम बैंक 1982 जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उससे रिलेटेड, एनएचबी विच इज़ द नेशनल हाउसिंग बैंक, इसे 1988 में, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक जो है 1990 में इसे एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स को 1975 में लाया जाता है, यानी कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी बैंकिंग फैसिलिटीज मिलने चाहिए ना, तो उससे रिलेटेड 1975 में से लाया जाता है। तो आप देख रहे हो सारे डाइवर्स सेक्टर्स को केटर करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये चीज़ें अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट्स हेल्प ये किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। लेट्स से एक बैंक है, ये बैंक में डिपॉजिट्स आ रहे हैं। अब बैंक बहुत ज़्यादा जो है लोन्स दे रहा है, रिजर्व जो है अच्छे से मेंटेन नहीं किए, या फिर रिजर्व्स मेंटेन किए लेकिन बहुत सारे लोग डिपॉजिट अपने वापस मांगने आ गए। तो जितना रिजर्व मेंटेन किया वो सब काफ़ी नहीं होगा। लेट्स से सभी को पैसे चाहिए वापस, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो भी एक एक भी डिपॉजिट अगर होगा तो उससे रिलेटेड एक इंश्योरेंस बनती है, हर एक डिपॉजिट से रिलेटेड इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बनती है। तो ईच कस्टमर लायबल होता है 1 लाख रुपए डिपॉजिट, एक जो भी डिपॉजिट वो करता है उस पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जो है वो उससे पैसे दिए जा सकते हैं। लेट से आपने 10 लाख रुपीज़ बैंक में डाले हैं, तो आपको इस पर 1 लाख रुपए तो अगर आप मांगोगे इंश्योरेंस आपका क्लेम होगा, एंड देन आपको बैंक दे देगी अगर बैंक के पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो ये किया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश करके। नाउ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जैसा कि मैंने आपको बताया था एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। सबसे पहला डीएफआई एस्टैब्लिश किया गया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली लॉन्ग टर्म लोन्स एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे फाइनेंस करने के लिए मेनली एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा स्टेट लेवल पर फाइनेंस डीएफआई एस्टैब्लिश करने के लिए एक्ट लाया गया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1951। सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एसएफसीज को इसने एस्टैब्लिश किया। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, आईसीआईसीआई लिमिटेड जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था, ये एक डीएफआई था उस समय 1955 में। तो देयर वाज रिक्वायरमेंट कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे इन द मार्केट, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ ही को जो है पैसे दे पा रहे थे, तो बाकी प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा वायबल नहीं माना जा रहा था। तो इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड आईसीआईसीआई क्या करता, अंडर राइटिंग करके इनकी जो इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस है वो बताता कि ये प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब क्या होगा, इन जो डीएफआई से उनकी जो इन्वेस्टमेंट वो डाइवर्सिफाई होगी, यानी कि ये ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक एम था ऑफ एस्टैब्लिशिंग आईसीआईसीआई। ठीक है, ये चीज़ें। एंड देन फाइनली म्यूचुअल फंड सेक्टर में यूटीआई लेकर आते हैं, विच इज़ द यूटीआई म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1963 में लाया जाता है। आरबीआई के अंडर ये काम करता है। लेटर ऑन ये 1978 में आईडीबीआई के अंडर काम करने लगता है। फर्स्ट स्कीम जो ये लेकर आता है दैट इज कॉल्ड द यूनिट स्कीम 1964। कौन सी स्कीम, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम। अब बीएसई सेंसेक्स को 1986 में स्टार्ट किया जाता है, टॉप 100 जो भी कंपनीज के शेयर्स है उन्हें इसमें लिस्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। देख रहे हो आप, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969। ओके, तो अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर ये तीन जो नाम है ये तीनों को 1969 में नेशनलाइज किया गया था। बट वी रिमेंबर कि 1980 में आंध्रा बैंक को नेशनलाइज किया गया था, राइट। दैट इज वाई आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर विच वाज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969। मूविंग ऑन फेज 3। यहाँ पर अगर हम देखें द मेन पूरा सिनेरियो था कि कौन सा टाइम है 1991 टू 2010, ये हम उभर रहे थे फ्रॉम द लाइसेंसिंग राज। लाइसेंसिंग राज क्या है, लाइसेंस अगर आपको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है जैसे जेठालाल को करनी है,
गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, न्यू प्रोडक्ट अगर इन्हें लॉन्च करना है उसके लिए लाइसेंस लेना है, परमिशन लेना है, एक्सपैंड करना है प्रोडक्शन को तो उसके लिए सुंदर को अगर जॉब से निकालना है तो उसके लिए परमिशन लेना है गवर्नमेंट से, अपनी फैक्ट्री बंद करनी है तो परमिशन लेना है गवर्नमेंट से। हाई इंपोर्ट जो है वो नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पर टैक्स लगता था, उतना पे करना डिफिकल्ट होता था। और प्रोडक्शन लेवल्स, लेट्स से 100 साबुन ये बना रहे हैं तो 100 से ज़्यादा बनाओगे तो उस पर फाइन लगेगा, तो इस तरीके का कुछ प्रोडक्शन लेवल पर भी सीलिंग था। ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द 1970s लाइसेंसिंग राज। ऑल्सो जो इम्पोर्ट टैरिफ्स लग रहे काफ़ी हाई, लेट्स से टप्पू को यहाँ पर जो है प्ले स्टेशन चाहिए तो इम्पोर्ट टैरिफ इस पे 140%, यानी कि 100 रुपये का प्ले स्टेशन है तो 140 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करो, यानी कि 240 रुपीज़ पे करके इम्पोर्ट किया जा सकता है। वैसे ही बाइक अगर चाहिए तो उस पर 125% का जो है टैरिफ लग रहा था। ऑब्वियसली जेठालाल का आंसर इज अ बिग नो, राइट। तो ये पूरा बैकग्राउंड हमने देख लिया। तो 1991 में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तीन चीज़ें हम तीन एस्पेक्ट्स उससे रिलेटेड देखेंगे जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। व्हाट आर दोज रिफॉर्म्स? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो रिफॉर्म्स हम लेकर आते हैं, दीज रिफॉर्म्स एक्चुअली हेल्प इंडिया टू कनेक्ट, ट्रेड हमारा बढ़ता है, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे ये होता है और क्या इश्यूज उस समय थे। तीन इश्यूज मेनली हम देखेंगे। सबसे पहला इश्यू है कि हमारा जो इकोनॉमी था काफ़ी इनवर्ड लुकिंग था, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा था, हाँ पूरा लाइसेंस राज चल रहा था, तो देर वॉज रिक्वायरमेंट फॉर लिबरलाइजेशन। लाइसेंस राज में हम इंपोर्ट्स पर बहुत, पहले बात तो हम प्राइवेट कंपनीज को एस्टैब्लिश नहीं होने देते, हम जो भी कंपनीज फैक्ट्रीज चल रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा रही थी, और फॉरेन जो कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं था। हम ओनली एंड ओनली यूएसएसआर के साथ मेनली एक्सपोर्ट्स हम भेजते थे यूएसएसआर को, और ट्रेड उनके साथ ही करते थे। आज का रशिया है ये, डरिए मत यूएसएसआर कौन है, आज का रशिया जो है पहले यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, तो उनके साथ ही करते थे। अब इससे क्या हुआ, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। नहीं डाइवर्सिफाई होने के चक्कर में हम एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस सिचुएशन में आ जाता है 1991 में। क्या होता है, यूएसएसआर जो है बहुत ही बड़ा सा नेशन था और ये एक्चुअली ब्रेक डाउन हो जाता है और कुछ कंट्रीज इसमें से निकल पड़ते हैं बाहर। ठीक है, और ये जो कंट्रीज निकल जाते हैं कुछ समय के लिए, यूएसएसआर अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और ये कंट्रीज ऑब्वियसली इंडिया के साथ अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यूएसएसआर के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट था वो कम हो गया। इसके वजह से इंडिया यहाँ पर है, जो डॉलर्स आ रहे थे, एक्सपोर्ट्स कम हुए तो हमारे इंडिया में जो डॉलर्स आ रहे हैं वो कम हो गए। ठीक है, इसके साथ एक और इंसिडेंट 1991 के आसपास होता है, दैट इज़ द गल्फ वॉर। तो हम जो मिडिल ईस्ट है वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। गल्फ वॉर यानी कि वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कुछ कंट्रीज इसराइल के साथ वॉर कर रहे थे, तो इस सिचुएशन में गल्फ वॉर के समय ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ऑयल प्राइसेस हाई होने पे हमारा जो डॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे इन पे, और ये खर्च होने की वजह से हमारे पास डॉलर्स कम हो गए। आप देख रहे हो डॉलर्स आ नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, हमें डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता था। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास डॉलर्स बचे ही नहीं थे, और हम एक क्राइसिस जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी कि पेमेंट करने के लिए हमारे पास बैलेंस ही नहीं है फॉरेन करेंसी का, वो हम कह सकते हैं। और भी इसके मतलब है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। हमारे पास तो 2 से 3 हफ्तों का ये ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पैसे बचते हैं खाली। ठीक है, हम करेंसी डिवैल्यूएशन बहुत सारे स्टेप्स अपनाते हैं बट कुछ नहीं कर पाते। सो वी हैव टू, हमें तो कहीं से फॉरेन करेंसी लोन लेना पड़ता है, और वो कहीं है आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 9th चैप्टर में हम देख चुके हैं, ये हेल्प करता है। तो इसने हेल्प तो की, 3.9 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स दिए हमें, सामने 67 टन गोल्ड भी हमसे लिया, और हमें ये भी कहा कि आपको रिफॉर्म्स लाने होंगे एलपीजी अपने पूरे इकोनॉमी में। ठीक है, तो हम रेडी हुए रिफॉर्म्स लाने के लिए, एंड इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देने के लिए हमने 2 कमिटीज़ बैठाई। वन वाज नरसिम्हन कमेटी एंड टू वाज आल्सो नरसिम्हन कमेटी, तो सेम पर्सन है बट 2 बार इन्हें जो है बैठाया गया। पहली बार 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स यहाँ पर लाने के लिए हमने इन्हें मैंडेट दिया, और दूसरी बार हमने कहा कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए
वो आपको बताने। ठीक है, तो देख लेते हैं इन्होंने क्या रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट किया। रिफॉर्म जो सजेस्ट किए गए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करना, 4 टायर स्ट्रक्चर यहाँ पर लेकर आना है एट द सेंट्रल स्टेट लेवल, इस तरीके से। इसके अलावा एसेट क्लासिफिकेशन अच्छे से होनी चाहिए कि कौन सा एसेट एक्चुअली नॉन परफॉर्मिंग है। ठीक है, जब क्लासिफाई होगा तभी ना उससे रिलेटेड स्टेप्स हम ले पाएंगे। इसके अलावा जो डिस्क्लोजर है वो सही से करना होगा, जहां पर आपको ये बताना होगा सही से कि किस तरीके से वो एसेट परफॉर्म कर रहा है, और ये डिस्क्लोज करना होगा। डिस्क्लोजर इसीलिए क्योंकि आरबीआई भी इसे सुपरवाइज कर सके कि ये जो एसेट है ये नॉन परफॉर्मिंग होने वाला है, और बैंक को जो है हेल्प कर सके इन आइडेंटिफाइंग कौन सा एसेट का क्वालिटी कैसा है। सुपरवाइज जब काम नहीं आता है तब आरबीआई विल रेगुलेट। ठीक है, अब आरबीआई देखेगा कि ये बैंक तो कर नहीं पा रहा है, तो वी हैव टू स्टेप इन और आरबीआई अपने स्टेप्स लेने लगेगा, दैट इज रेगुलेशन। रिडक्शन इन द कैपिटल रिजर्व्स, यानी कि बैंक जो 100 रुपए बैंक के पास आ रहे डिपॉजिट में, इसमें से 60 रुपए ये रिजर्व में रख के 40 रुपए खाली लोन में देगा, तो बैंक को फायदा ही नहीं होगा। तो ये रिजर्व जो है इन्हें कम करना होगा। रिजर्व ऐसा मनी है जो यूज नहीं कर सकते टू गिव लोन, तो वो कम करना होगा। किस फॉर्म में रखता है बैंक? एसएलआर, एंड द अदर वन इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जहां पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका रिस्क असेस किया जाता है, किसमें कितना रिस्क है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफॉल्ट होगा, वो देखकर उसके सामने 8% जो भी, लेट से 100 रुपीज़ आपको ऐसा लगा कि ये रिस्क जो है रिस्क वेटेड एसेट्स है, 100 के सामने 8 रुपए आपको जो है कैपिटल रखना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये रेशियो काफ़ी हाई था, एंड ये रेशियो को ड्रॉप करके 8% पर लाने की ज़रूरत है, ये फर्स्ट कमिटी ने कहा था, नरसिम्हन वन कमिटी ने। ब्रांच लाइसेंस, ब्रांच लाने के लिए आज के डेट में तो लाइसेंस नहीं चाहिए, पर तब चाहिए था। इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट किया गया, दिस इज व्हाट वी नो ऑलरेडी। सेटिंग अप, क्या सेटअप किया गया? आरबीआई के अंडर एक क्वासी ऑटोनोमस बॉडी, जिसे बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन ये कहा जाने लगा, आगे जाकर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, तो ये रिकमेंड किया गया। रिकंस्ट्रक्शन फंड भी लेकर आना है, जहां पर बैंक्स के पास बहुत सारे ऐसे लोन्स है जो कि नॉन परफॉर्मिंग है। ये लोन्स बैंक के पास पड़े रहेंगे तो बैंक नॉर्मल बिजनेस कब करेगा? तो ये लोन्स एक पर्टिकुलर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बाय करे, एंड वो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करने के लिए एक फंड की ज़रूरत होगी ना, कि ये सारे जो लोन्स उन्हें बाय करना है एंड देन उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो वो फंड एस्टैब्लिश करने की भी बात की गई। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर के, उन्हें इम्प्लीमेंट किया, एंड एक्सेस जो कैपिटल मार्केट का है वो बढ़ाया, यानी कि बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, पहले नहीं बोरो कर सकते थे सिक्योरिटीज वगैरह इशू करके, नाउ दे कैन। बट ये करने के बाद कैपिटल मार्केट में लेट्स से शेयर्स आप इशू कर रहे हो, तो क्या होगा? आपका जो बैंक है उसका थोड़ा ओनरशिप भी जाएगा। ठीक है, और बड़े सिक्योरिटीज भी होते हैं, तो ओनरशिप जो बैंक का जा रहा है, अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो वो 51% से नीचे नहीं गिरना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट का ओनरशिप है, ये कह दिया गया। ऑब्वियसली उससे नीचे गिरेगा तो वो प्राइवेट बैंक बन जाएगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एसएलआर, सीआरआर के रेशियोज आप देख सकते हो कम किए। सीएआर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया 8%, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। एबॉलिशन यहाँ पे क्या किया गया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन एस्टैब्लिश देयर ब्रांचेस, जो नॉन वायबल ब्रांचेस उन्हें क्लोज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट किया गया। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन एस्टैब्लिश किया गया। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ताकि डेट को रिकवर किया जा सके, एनपीए के नंबर को कम किया जा सके, ये किया गया। लोकल एरिया बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया। कंटिन्यूस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये बैंक्स होते हैं, वहाँ से बाहर नहीं होते, तो ऐसे लोकल एरिया बैंक्स 1966 में ना एस्टैब्लिश किया गया। न्यू प्राइवेट बैंक्स को जो है लाइसेंस दिया गया कि आप बैंक ओपन कर सकते हो, और ये प्राइवेट बैंक्स में कहा गया कि अगर आप बाहर कंट्रीज से, इंडियन से अगर पैसे उठाना चाहते हो एंड बाहर कंट्री के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से उठाना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। 20% उनसे और 40% एनआरआई से, नॉन रेजिडेंट इंडियन से आप उठा सकते हो। नरसिम्हन वन कमेटी के रिकमेंडेशन हमने देख लिया। नरसिम्हन टू कमेटी, अब इसके मेन जो एम है वो है बैंकिंग रिफॉर्म्स, तो इसने क्या रिकमेंड किया वो देख लेते हैं। बैंक्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि वो कन्वर्टेबिलिटी को हैंडल कर सके। व्हाट इज़ कन्वर्टेबिलिटी? लेट्स से मनी आप ले जा रहे हो, या फिर इंडिया में आप हो, आप यूएस में किसी को पैसे भेजना चाहते हो, तो आप अपने रुपीस ले जाओगे, उन्हें कन्वर्ट करोगे और वो पैसे भेज दोगे।
लेट्स से देयर इज पर्सन टू जो कि यूएस में एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो कन्वर्ट करेगा एंड देन वहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेगा। यहाँ पर कौन सा ट्रांजैक्शन करंट ट्रांजैक्शन है, कौन सा कैपिटल ट्रांजैक्शन है, तो ये वाला कैपिटल है, इजंट इट? बिकॉज यहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट होती है दैट इज कैपिटल ट्रांजैक्शन। और ये करंट है, यानी कि कोई एसेट या लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा, जस्ट ट्रांसफर पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में ये जो करंट ट्रांजैक्शन है उस पर कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी है, यानी कि जितने भी पैसे लेके आओ करंट ट्रांजैक्शन है तो कंप्लीटली कन्वर्टेबल होगा इनटू फॉरेन करेंसी। बट कैपिटल ट्रांजैक्शन पर, कैपिटल अकाउंट पर ये कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। तो ये कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी भी बाद में आई और इसको हैंडल करने के लिए बैंक शुड बी रेडी। बैंक्स को रेडी होना पड़ेगा, फॉरेक्स में डील करना पड़ेगा, सारे जो उसके लॉसेस है वो बेयर करने होंगे, दैट इज द थिंग। तो वो करना है। बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक्स को मर्ज करो, वीक बैंक्स नैरो बैंकिंग करे, यानी कि वो जो है रिस्की एसेट्स में ऑलरेडी वीक हो, रिस्की एसेट्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और ये कैपिटल रिक्वायरमेंट CAR जो हमने देखा था वो 8% कहा था फर्स्ट कमेटी ने, सेकंड कमेटी ने 9% कहा। इसके अलावा जो बैंक के बोर्ड्स है, लॉज है, उन सभी को हमें रिफॉर्म करना होगा, ये कहा गया। स्टेप्स क्या लिए गए? ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज कम किए गए, एक्सटर्नल सेक्टर जो एक्सचेंज रेट है उसे डीरेगुलेट किया गया। पहले एक्सचेंज रेट RBI बताती थी कि कितना होगा, एक्सचेंज रेट इज़ $1 के सामने कितने रुपीज़ जो है आज के डेट में 80 के आसपास हैं। पहले RBI बताती था, अगर RBI ने कह दिया 40 रुपीज़ तो 40 होगा। ठीक है, तो ये था। FDI नॉर्म्स, फीमा, ये सब लाए गए। फिजिकल रिफॉर्म्स, लाइसेंस राज को अबॉलिश करके ये रिफॉर्म्स लाए गए। इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट है उसमें जो सेटलमेंट में टाइम लगता था, फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेयर बाई किया है तो आपको उसका पेमेंट आने में और सॉरी आपका पेमेंट जाने में एंड आपको उसका जो शेयर आने में एक्चुअली 30 डेज लगते थे पहले, फिजिकली पेपर फॉर्म में वो आता था, पेमेंट आपकी जाती थी। आज के डेट में T+1 लगता है, यानी कि आज आपने ट्रेडिंग की, टुमारो यू विल गेट द शेयर इन योर डीमैट अकाउंट। इसे 2003 में T+2 किया गया, यानी कि 2 डेज में ये होता था। FII कम्प्लीटली 1992 में अलाउ किया गया। मेनी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स एंड मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये इन्हें जो है इस्टेब्लिश किया गया ताकि ये जो कैपिटल मार्केट है वो डीपन हो सके। 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, पहले ओनली BSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को भी इस्टेब्लिश किया गया। ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज को भी इस्टेब्लिश किया गया। स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की गई। 2 डिपॉजिटरीज, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि आपके आज के, पहले क्या होता था, शेयर्स आपको फिजिकली पेपर पे मिलते थे, आज शेयर क्या होता है आपके डीमैट अकाउंट में सेव होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो ये डीमैट अकाउंट जो है डीमेटीरियलाइज्ड शेयर उसमें शेयर होता है, तो वो कौन मेंटेन करता है? ये 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रिसिल, ICRA, केयर, इनको एस्टेब्लिश किया गया। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Which among the following is the recommendation of Narasimhan Committee 1? Establishment of 4-tier hierarchy for banking structure, phased reduction in SLR, phased achievement of 10% CAR। ऑब्वियसली ये चीज़ तो गलत है क्योंकि पहले में हमने देखा था 8%, दूसरे में हमने देखा था 9%, तो ये 10% तो गलत है। जहाँ जहाँ 3 है विल कैंसिल दैट आउट एंड द करेक्ट आंसर इज ए। ये दोनों करेक्ट है, ये रिकमेंड किए गए थे, इजंट इट? तो हमने देख लिए ये सारे, और यहाँ पर थर्ड जो हमारा फेज़ है वहाँ तक। फोर्थ फेज़ देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ। पहले 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, कैसे ये क्राइसिस होता है वो देख लेते हैं, और इसका इफेक्ट 2010 तक थोड़ा सा इंडिया पे होता है और हम कैसे शील्ड करते हैं वो भी देख लेते हैं। 9/11 अटैक हुआ ट्विन टावर्स पे, एज वी नो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और वहाँ पर ये अटैक होने के बाद बैंक्स जो भी जो बैंक में जो पैसे रख रहे थे उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं दे पा रहे थे हाई, इस वजह से बैंक्स ने जो इंटरेस्ट रेट लोन्स दे रहा है, उस समय 1% पे भी लोन मिल रहा था। ठीक है, तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे भी मिल रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, बहुत कस्टमर्स आ गए कि हमें भी लोन चाहिए, तो मॉर्टगेज लोन्स पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इनका बोलबाला हो गया। मॉर्टगेज लोन, कुछ गिरवी रख के लोन लेना। ठीक है, वो गिरवी जो रखा जा रहा है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, कोई शेयर हो गया, कुछ भी गिरवी रख रहे हैं, सिक्योर, और ये लोन्स को सिक्योरिटाइज किया गया। लेट्स से 100 रुपीज़ का लोन है, इसको बैंक ने कह दिया कि बैंक को नहीं चाहिए कि ये लोन पड़ा रहे हैं और वो पैसे आने का वेट करे, तो इमीडिएटली बैंक को पैसे चाहिए थे, लोन के कागज़ लिए और उसे सिक्योरिटाइज कर दिया, यानी कि इस पे सिक्योरिटीज
शेयर्स लेट से इशू कर दिए या फिर सिक्योरिटी इशू कर दिया 10-10 रुपीज़ का, और इसने कहा कि ये जो लोन है ये लोन के पैसे मुझे मिलेंगे, 100 रुपीज़ प्रॉफिट होगा मुझे, देन आई गिव यू डिविडेंड, 10-10 रुपीज़ आपको दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, 10-10 रुपीज़ करके लोन के पैसे से वापस मिल गए। लोन के इंटरेस्ट का वेट, पैसों का वेट नहीं करना पड़ रहा है बैंक को, साथ के साथ पैसे भी मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो 100 रुपीज़ हैं, ये अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो इनका जो डिविडेंड है वो भी डिफ़ॉल्ट होगा, और यही चीज़ होती है। ठीक है, सारे फॉरेनर्स यहाँ पर यूएस के ही नहीं, ये सारा यूएस में हो रहा था, यूएस के ही नहीं यूरोप के फॉरेनर्स भी इसमें बाई करते हैं, कुछ चुनिंदा इंडियन बैंक्स भी। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हैं, और बैंक्स में इस तरह से क्या होता है, ये 10-10 रुपए आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बहुत पैसा जमा हो जाता है, बैंक और लोन देने लगता है। और इस बार लोन किसको देता है, सब प्राइम, यानी कि ऐसे लोग जो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग को भी लोन दे देता है बैंक। और वो क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो इसका इफेक्ट होता है कि ये 100 रुपये नहीं आए, 10 रुपये डिविडेंड नहीं दे पाए, और यहाँ जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया इन सब के बिजनेसेस फेल हुए, और ये बैंक भी खुद ही फेल हुआ, ऐसे बहुत बैंक्स फेल हो गए। इस पूरे इफेक्ट को यूएस में देखा गया, और ये यूरोप में भी फैल गया, क्योंकि यूरोप के कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, और इसे हम कंटेजियन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेजियन इफेक्ट। और ये हम आगे 34 चैप्टर में और क्लियरली डिस्कस करेंगे। सो ये क्राइसिस हुआ, इसका इफेक्ट पूरे दुनिया पर हुआ, इंक्लूडिंग फ्यू इंडियन एंटिटीज। बट इंडिया ने थोड़ा शील्ड करने की कोशिश की, आरबीआई ने क्या किया कि इंडिया के जो एंटिटीज है वो फॉरेन से लोन ना लें, इसके लिए इंडिया में लिक्विडिटी बढ़ाई, रेपो रेट, ये सीआरआर एसएलआर ये सब कम किया, विनो की ये सब कम करने पे क्या होता है, जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है, ज़्यादा मनी इंडियन इकोनॉमी में आता है। फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने की कोशिश की, कैसे बढ़ेगा, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लेट से 100 चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब 200 चीज़ें वो एक्सपोर्ट करने लगे, तो फॉरेन मनी ज़्यादा इंडिया में आएगा, इजंट इट। तो एक्सपोर्ट करने वालों को क्रेडिट दिया जा रहा है, उन्हें जो है इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। ऑल्सो एनपीएस के सामने वन टाइम इन्हें रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी कि जो लोग डिफॉल्ट कर रहे थे रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। ठीक है, आगे इसका थोड़ा 10%, इसका जो है 50-60-70% आप दे देना, बाकी विल फोरगो आपका जो लोन है। ठीक है, तो ये कहा गया, तो इससे क्या हुआ, एनपीएस और भी बढ़ गए, एक्चुअली दैट हैपेंड। दीज वर फ्यू मेजर्स, और भी मेजर्स लिए गए, और ये मेजर्स को हम एबीसीडी इस तरीके से समझते हैं। ए क्या है, एडवांसमेंट इन बैंकिंग, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस लाए गए, और चेंजेस बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी लाए गए, दैट इज सी। एंड डी डिस इन्वेस्टमेंट किया गया कई सारे कंपनीज में जो कंप्लीटली गवर्नमेंट हेल्ड थे। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किया गया, बैंकिंग को कैसे बढ़ावा दिया गया, ज़्यादा लोग अपना अकाउंट खोलेंगे तो बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, तो वो कैसे हुआ, पीएम जनधन योजना के थ्रू। पीएम जनधन योजना के थ्रू दूर दूर तक लोगों का जो है अकाउंट खुलवाया गया, इवन आधार का यूज़ किया गया एंड ऑल। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के यूसेज से जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और कंपनीज हैं जो बैंक्रप्ट हो चुके हैं, तो उनसे कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड या फिर उन्हें फिर से खड़ा करने से रिलेटेड ये कोड लाया गया, ताकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कम हो, कंपनीज एस्टैब्लिश हो सके वापस से। अब बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतने स्टेप्स हमने तो ले लिए, बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए ईज फ्रेमवर्क लेकर आते हैं, एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस, जिसके तहत बैंक्स को असेस किया जाता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, फिर उन्हें रैंक किया जाता है। इसके अलावा नए बैंक्स लेकर आए, नचिकेत मोर, यानी कि मोर टाइप्स ऑफ बैंक्स लेकर आए, जिन्हें डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहा गया है। तो नचिकेत मोर कमेटी 2013 में बैठती है, और इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाया जाता है, जिन्हें हम डिफरेंशिएटेड बैंक्स कह रहे हैं। आगे के चैप्टर में ये होते क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अब इंस्टीट्यूशंस, नैपफेड, एनएआरसीएल, इन्हें लाया गया। नैपफेड क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनिशियली 2 लाख करोड़ का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, एंड एनएआरसीएल इज अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि ये सारे एनपीएस जो है उन्हें अब्जॉर्ब करने का काम एनएआरसीएल का है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बहुत सारे बैंक्स को पैसे देकर उनका लोन खरीद लेना और उसे सेटल करने की कोशिश करना है। 2 लाख करोड़ तक का जो है पैसा एनएआरसीएल के द्वारा सेटल किया जाएगा, ये कहा गया। ऑल्सो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई से बढ़ावा दिया गया। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अब जो पीपल काम कर रहे हैं उनको भी बेटर करना होगा,
गवर्नेंस बेटर करनी होगी, तो उससे रिलेटेड पीजे नायक कमेटी को 2014 में बिठाया गया। इस कमेटी के द्वारा जो बैंक बोर्ड्स हैं, जो पीपल काम कर रहे हैं बैंक बोर्ड्स में, डायरेक्टर्स हैं, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, वर्किंग और प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस देने का काम किया गया बाय दिस कमिटी। आरबीआई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ओनरशिप से रिलेटेड और जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, डायरेक्टर्स शुड बी फिट एंड प्रॉपर, इसकी क्राइटेरिया दी गई स्पेसिफिकली कि फिट एंड प्रॉपर का मीनिंग क्या है। उनका ये होना चाहिए, उनके एसेट्स इतने होने चाहिए, या फिर उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ये सारा दिया गया। ठीक है, बोर्ड को कंपनसेट कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए। कोऑपरेटिव बैंक्स जो पहले आरबीआई इन्हें रेगुलेट नहीं करता था, तो आरबीआई एक्ट को अमेंड करके इन्हें रेगुलेट करने का पावर आरबीआई को दिया गया विद रेस्पेक्ट टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ऑल्सो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर पहले 1 लाख रुपए था, हमने देखा था पर कस्टमर, इसे 5 लाख रुपए पर कस्टमर कर दिया गया। और इसके साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, काफ़ी सारे जो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इंडिया में, उन्हें कम करके 12 कर दिया गया, यानी कि उन सभी को, बाकी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया। और एलआईसी का आईपीओ लाया जाता है, जहां पर शेयर्स एलआईसी इशू करता है एंड लिस्टेड होता है। ओके, एफडीआई का लिमिट जो इंश्योरेंस पर है वो बढ़ा दिया गया 49 से 74%, यानी कि जो इन्वेस्ट किया जा सकता है इन इंश्योरेंस कंपनीज, वो जो है पहले 49% तक रेस्ट्रिक्टेड था, जो भी यहाँ पर फॉरेनर्स थे। अब इसे इंक्रीज करके 74% तक कर दिया गया, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी हो सकती है जो कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, दैट इज द थिंग. Now let us answer this question. The establishment and licensing of differentiated banks was recommended by which among the following committee set up by RBI? PJ Nayak, Nachiket Moore, Usha Thorat, none of the above. So we know more kinds of banks, differentiated यानी कि more kinds of banks. What is the answer? Nachiket Moore, committee B. Okay. सो ये चीज़ें थी, हमने ये सारा डिस्कस हम कर चुके हैं। अब प्रेजेंट स्टेटस बैंकिंग सेक्टर का क्या है वो देख लेते हैं। आरबीआई, उसके अंडर कमर्शियल बैंक्स है 42 रीजनल रूरल बैंक्स एंड 1531 कोऑपरेटिव बैंक्स है। शेड्यूल्ड बैंक्स कितने हैं? 151, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स 3। ठीक है, फॉरेन बैंक्स 43 हैं एंड इंडियन बैंक्स कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर 12, प्राइवेट सेक्टर 22, स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक्स 6 हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो बेटर रहेगा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन 31 मार्च 2021 की अगर मैं बात करूं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लगभग 1,58,000 फंक्शनल ब्रांचेस हैं और 2 लाख के आसपास एटीएम्स हैं, जहां पर 1,15,000 ऑन साइट एंड 97,000 ऑफ साइट एटीएम्स हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स थोड़ा बहुत अगर हम याद रखें दैट वुड बी रियली ग्रेट। ओके, इसके अलावा प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम पढ़ाई कर रहे हो। ये सारा चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है ऑफ 400 सॉल्व्ड आई एंड आईएफएस के एमसीक्यूज। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये सारे एमसीक्यूज एक्चुअली जो है आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस देंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल द चैप्टर्स जो आईआईएफएस में है। तो एमसीक्यूज का जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। एंड अब आ गया है आपको टेस्ट करने का टाइम। तो वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने भी आएंगे। आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे एंड देन आपको कमेंट करना है फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है। लेट अस सी किसके तीनों आंसर सही होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चंस एक्चुअली मई 2023 में पूछे गए थे। राइट, सबसे पहला क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969 इन इंडिया। ठीक है, तो पढ़ो क्वेश्चन को, पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर। नाउ रीड द सेकंड क्वेश्चन by pausing the video and try to answer this. Read the third question, pause the video and read this and try to answer this question. ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें तो आपको फ्रॉम द बुक भी देखने होंगे। तो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 और यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ठीक है, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं आप। ऑल्सो यू कैन लेट अस नो कि ये सेशंस आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, अपना फीडबैक भी आप भेज सकते हो ऑन दिस सेशंस। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट कि ये सेशंस आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ऑल्सो शेयर दीज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि हम कंप्लीट कंपोनेंट को फ्रीली यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। होप दिस सेशंस आर हेल्पिंग यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।